Hi students, in my previous lecture on CPC, we were on the topic of decree. Section 2 clause 2 deals with decree. I told you कि section 2 को हम दो parts में, section 2 clause 2 को हम दो parts में divide कर सकते हैं. एक, what are the constituents of a decree, and second, what are the classes of a decree. पहले हमने पढ़ा कि डिक्री के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं. इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट which conclusively determines the substantive rights of the parties. इस पे हमने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया हर वर्ड का. उसके बाद we came to the classes of decrees. The classes of decrees which are given in 2.2 उसमें एक्चुअली देखा जाए तो तीन टाइप की डिक्रीज क्लियरली लिखी हुई हैं और एक नेचुरली इंप्लाइड है डीम डिक्रीज. सो जो हमारे को सेक्शन 2 क्लॉज 2 बताता है, पहले देर आर फाइनल डिक्रीज, देर आर प्रिलिमिनरी डिक्रीज, देर आर पार्टली फाइनल एंड पार्टली प्रिलिमिनरी डिक्रीज. मेरे पिछले लेक्चर में हमने इन चीजों को डिस्कस किया. डिक्री ऑलवेज, प्लीज रिमेंबर, कंक्लूसिवली डिटरमिन्स. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें हमेशा याद रखना है. कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन जब तक नहीं है वो डिटर्मिनेशन नहीं है. कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स. राइट्स आइदर ऑल द राइट्स, जहां ऑल द राइट्स डिटर्मिन हो गए वहां पे इट विल बिकम नेचुरली, as I said, a final decree, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया. And if it determines any of the rights, not all the rights, then it will be a preliminary decree. पिछली बार हमने डिस्कस किए पॉइंट कि जहां पे एक राइट्स पहले डिटर्मिन करने जरूरी हैं और उन राइट्स के डिटर्मिनेशन पे ही बाकी के राइट्स डिटर्मिन होंगे, वो राइट्स का डिटर्मिनेशन जो हम पहले करते हैं उनको हम प्रिलिमिनरी डिक्री में लेके आते हैं. आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ पार्टनरशिप, जहां पे जब तक मेरा हिस्सा तय नहीं करोगे तब तक एक्चुअल बंटवारा प्रॉपर्टी का नहीं कर सकते. तो प्रिलिमिनरी डिक्री मेरा एक्चुअल पहले हिस्सा मेरा कितना है वो डिटर्मिन करेगी कंक्लूसिवली. उसके बाद मीट्स एंड बाउंड्स से मेरी प्रॉपर्टी जो बंटवारा करना है उसके मुताबिक होगा. इसीलिए प्रिलिमिनरी डिक्री का जो डिटर्मिनेशन होता है वो कायदे से हम कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग की फाउंडेशन है, उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर बनता है वो फाइनल डिक्री का सुपर स्ट्रक्चर बनता है. तो अगर फाउंडेशन हिला दो, फाउंडेशन निकाल दो तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी. इसी तरह if the preliminary decree fails, if the preliminary decree is set aside, the final decree automatically fails. इसीलिए अगर प्रिलिमिनरी डिक्री सेट असाइड हो गई तो फाइनल डिक्री ऑटोमेटिकली सेट असाइड होगी ही होगी. हमने एक चीज और देखी पिछली बार कि फाइनल डिक्री और प्रिलिमिनरी डिक्री तभी सिर्फ हम इकट्ठा उनको चैलेंज कर सकते हैं अगर प्रिलिमिनरी डिक्री का लिमिटेशन पीरियड खत्म ना हुआ हो. इफ द लिमिटेशन पीरियड ऑफ द प्रिलिमिनरी डिक्री इज ऑलरेडी ओवर और आपने चैलेंज नहीं की, दैट प्रिलिमिनरी डिक्री नाउ बिकम्स फाइनल. इसका मतलब है एक बार प्रिलिमिनरी डिक्री फाइनल हो गई. फाइनल कब होगी? आपने चैलेंज किया, कोर्ट ने नहीं माना. आपने चैलेंज नहीं किया, लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया. या आपने उसका जो भी चैलेंज किया, कोर्ट ने प्रिलिमिनरी डिक्री को यथास्थिति रखी, हायर कोर्ट्स ने. एक बार प्रिलिमिनरी डिक्री फाइनल हो गई, देन द फाइनल डिक्री जब चैलेंज करो तो प्रिलिमिनरी डिक्री को चैलेंज नहीं कर सकते. तो वंस द प्रिलिमिनरी डिक्री हैज बिकम फाइनल,
now it cannot be challenged along with the final decree. ये पिछली बार हमने पूरा लॉ इसके बारे में देखा था. Then we came to the third type of decree, which is partly preliminary and partly final decree. उसके अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जहां पोजेशन आपने मुझे दे दिया वो फाइनल डिक्री थी, पर उस पोजेशन के अंदर जो आपके पास गलत पोजेशन रहा, उसके मीन प्रॉफिट्स जो आपने गलत तरीके से प्रॉफिट्स उठाए, क्योंकि कायदे से मेरा पोजेशन होना चाहिए था, उसकी इंक्वायरी ऑर्डर कर देता है कोर्ट, वो एक प्रिलिमिनरी डिक्री होगी. एग्जाम्पल्स हमने पिछली बार देखे. उसके बाद हम आए थे डीम्ड डिक्रीज पे. डीम्ड डिक्रीज का मैंने आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया था पिछली बार, जिसमें डीम्ड डिक्रीज का बेसिक जूरिस्प्रूडेंस दिया गया था. इनफैक्ट डीम्ड डिक्री नहीं, कोई भी डीम्ड वर्ड का जूरिस्प्रूडेंस था. गाउंडर का केस था, मैंने आपको बताया था पिछली बार. उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि जहां भी हम वर्ड डीम्ड यूज कर देते हैं, वहां पे ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ फिक्शन ऑफ लॉ. डीम्ड का मतलब क्या होता है लॉ में, एज पर दैट वेरी ब्यूटिफुल एनालिसिस बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो मैंने पिछली बार आपको दिया था. डीम्ड तब होता है जब कायदे से जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं डिटर्मिन करने को किसी चीज के, वो पूरे नहीं होते हैं. सो जब पैरामीटर्स पूरे नहीं होते हैं बट हमने उसको वही स्टेटस देना है, तो चाहे वो उसकी डेफिनेशन में, उसकी परिभाषा में नहीं आ रहा है, फिर भी हम उसको उसी चीज का स्टेटस दे देते हैं बाय अ फिक्शन ऑफ लॉ. क्योंकि पब्लिक पॉलिसी डिमांड करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जस्टिस डिमांड करता है. तो जब भी हम कोई चीज डीम्ड कर देते हैं, डीम्ड बाय लॉ, तो कायदे से इट इज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशंस. जो ओरिजिनल होगा, जो डीम्ड नहीं होगा, जो उसकी कंडीशंस होंगी, वो ये फुलफिल नहीं कर रहा, कायदे से नहीं होना चाहिए. तो जहां मैं कहता हूं डीम्ड डिक्री, कायदे से इट इज नॉट फुलफिलिंग the conditions, the constituents of a decree. But law demands. Why does law demand? Law demands because public policy, justice, natural justice, whatever. इसीलिए प्रिलिम जो डीम्ड डिक्री है, डीम्ड डिक्री is a fiction of law. It's a decree which does not fulfill the constituents of a decree as given in 2:2. But then it is a decree. It is a decree for all purposes. In other words, it's a decree because it is created by law. It is a fiction of law. That is a deemed decree. हम डिक्री को डीम क्यों करा रहे हैं? जरूरत क्या है? हर चीज का वाय होता है. डीम्ड डिक्री का वाय है, ये डिक्रीज ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं मेरे सब्सटैंटिव राइट्स को टच करती हैं. चाहे ये डिक्री की डेफिनेशन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पूरे नहीं करती, मानते हैं, बट अगर हम इसको डिक्री नहीं रखेंगे, अगर हम इसको डीम नहीं करेंगे, तो ये डिक्रीज अपीलेबल नहीं होंगी. फिर ये अगर डिक्री नहीं है तो क्या बन गया? फिर अगर डिक्री नहीं है तो फिर क्या बन जाता है? ऑर्डर. सो प्लीज रिमेंबर, जो डिक्री नहीं है वो क्या बन जाएगा? ऑर्डर. प्रोसीजर का मामला है. ऐसे मामले मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल.
ओनली वेरी फ्यू आर अपीलेबल। तो इसका मतलब है एक मेरा बहुत बड़ा राइट खत्म होने वाला है। कौन सा राइट? राइट टू अपील। आई एम यूजिंग द वर्ड राइट टू अपील। मेरी डिक्री है, सेक्शन 96 में जाएंगे, एवरी डिक्री इज अपीलेबल। इसीलिए एक राइट देती है डिक्री, राइट टू अपील। इसीलिए कुछ मामले ऐसे हैं जिनको हम डीम करेंगे कि डिक्री है, ताकि उसको डिक्री का इफेक्ट मिल सके। इफेक्ट क्या है? राइट टू अपील। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वाई में जाना। ऐसी चीजें जो होती हैं वो नॉर्मली किताबों में नहीं लिखी होती हैं, पर कंसेप्ट क्लैरिटी तभी होती है जब हम हर चीज की वाई में जाते हैं। मैं कुछ भी पढ़ता हूं तो मुझे सबसे पहले उसका वाई पता होना चाहिए, नहीं तो मेरा तो वही दिमाग रुक जाता है कि क्यों, वाई। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट द वाई ऑफ अ डीम डिक्री। अगर हम 2.2 में आते हैं, तो सेक्शन 2.2 में अगर हम आए तो डीम डिक्रीज कौन सी है? लेट अस सी। 2.2, it shall be deemed to include the rejection of a plaint. Rejection of a plaint. See, when I say rejection of a plaint, Order 7, Rule 11, CPC, 6 कंडीशंस बताता है जिसके अंदर एक प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। वो रिजेक्शन मेरिट्स पे नहीं है, वो बेसिकली टेक्निकल मामले हैं। आपने वो रिजेक्शन इसलिए नहीं किया कि मेरा केस नहीं बनता था या मेरे जो क्लेम्स हैं वो नहीं बनते हैं वगैरह वगैरह। नाउ इफ यू आर रिजेक्टिंग माय प्लेंट, मेरे तो दरवाजे बंद कर रहे हो आप। जस्टिस का मामला है, मैं आपको राइट टू अपील देना चाहता हूं, क्योंकि रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट मतलब दरवाजे बंद हो गए कोर्ट के मेरे लिए। इसीलिए हम उसको डीम कर देते हैं डिक्री। एक बार वो डीम्ड हो गई, मेरे रास्ता अपील का खुला है। So that means the first aspect was deemed to include a rejection of a plaint, read with Order 7, Rule 11 हम बाद में देखेंगे। Rejection of a plaint is covered by 711। So ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू का है। Why is rejection of a plaint a deemed decree? Sir, because even though the matters have not been conclusively determined, even though the rights of the parties have not been touched upon, but rejection of a plaint is a serious matter. It closes the doors of a court for the litigant. We need to give him a window. Justice should not be denied on technical grounds. Those 6 grounds given in Order 7, Rule 11 nowhere touch the merits of the case. It would be indeed against the interest of justice that there is no right of appeal given. How can the right of appeal accrue if it is not a decree?
by fiction of law, we are giving it the status of a decree. डीम डिक्री पे पूरा क्वेश्चन आ सकता है. 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, इवन 15 मार्क्स. मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, उस तरह ही नोट्स बना लेना. अलग क्वेश्चन बनाना डीम डिक्री का. इट कैन कम. प्रिलिमिनरी डिक्री पे हजारों बार आ गया, डीम्ड आएगा. पहला हमने देखा रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट. 2.2 में आगे देखते हैं. एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन ब्रैकेट्स में देखो 3 स्टार्स हैं, 86 है. डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन ब्रैकेट्स 3 स्टार्स. ये 3 स्टार्स जो अब दिख रहे हैं हमें, उसकी जगह लिखा हुआ था सेक्शन 47. सेक्शन 47 क्या है? सेक्शन 47 डील्स विद एग्जीक्यूशन. सो दैट मीन्स ये जो ब्रैकेट्स में 3 स्टार डाल दिए हैं, ये 1976 अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट हो गया है. This has been deleted. Another question of 5 marks. Whether the determination of any question under section 47 amounts to a decree. Head section है execution का. Rights determinations 47 में आते हैं. execution में क्या वो डिक्री है? थी. 1976 से पहले थी, अब नहीं है. खास ख्याल रखना है. इट इज नो लॉन्गर अ डिक्री. सो बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चंस बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इज नॉट अ डिक्री. प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मार्क करके रख लो, आएगा ये. बी केयरफुल. And the determination of any question within section 44 has been deleted. Section 144. Section 144 deals with restitution of property. हम आएंगे जब 144 डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम समझ लें. रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का कब इश्यू उठता है? रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? वापस देना. तो जहां पे एक डिक्री मेरे खिलाफ आ गई, मेरी प्रॉपर्टी आप ले गए, और अपील में मैं जीत गया, तो मेरी प्रॉपर्टी वापस भी तो दोगे ना आप सारा. तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 144 इज अ डीम्ड डिक्री. क्यों? पूरे ओनरशिप राइट्स इन्वॉल्व हैं उसमें, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, माइनर चीज नहीं है, बहुत बड़े राइट्स इन्वॉल्व हैं. तो प्लीज रिमेंबर, रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट and restitution of property under section 144 are deemed decrees as per section 2 clause 2 CPC. डीम्ड डिक्री पे क्वेश्चन आ गया तो इतना ही लिखना काफी नहीं है. हम उसकी जूरिस्प्रूडेंस में गए, मैंने आपको गाउंडर का केस लिखवाया जहां डीम्ड का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हमने शुरू किया. 2 डीम्ड डिक्रीज यहां दी गई हैं, पर 3 डीम्ड डिक्रीज और हैं जो यहां नहीं लिखी गई, पर जो ऑर्डर 21 में 3 जगह लिखी हुई हैं, उसका भी नोट करेंगे. तो डीम्ड डिक्रीज पे क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे उसको, हाउ विल यू आंसर दैट क्वेश्चन? Firstly, you will quote the Supreme Court judgment which I had given you. Lucy Kochu Wareed versus Mariappa Gounder. मैंने पिछली बार आपको दिया था.
1979 सुप्रीम कोर्ट, वो पूरा डिटेल लिखवाना मैंने आपको लिखवाया हुआ है। उसके बाद यू विल कम टू 3 एस्पेक्ट्स। Deemed decrees as given in section 2 clause 2. Deemed decrees as given in order 21. Order 21 में 3 जगह। पहला, रूल 58। रूल 58 के अंदर कोई भी अगर क्लेम या ऑब्जेक्शन को एडजुडिकेट करना है, उसका वही फोर्स होगा जो एक डिक्री का होगा, यानी कि इट विल बी डीम्ड टू बी अ डिक्री। तो ऑर्डर 21 का रूल 58 कहता है कि इसमें अगर कोई भी एडजुडिकेशन हो रहा है तो उसका फोर्स एक डिक्री का होगा, यानी कि ऑर्डर 58 इज गिविंग दैट एडजुडिकेशन द स्टेटस of a decree by law, by a fiction of law, it can be now considered a deemed decree. Similarly, rule 98 and rule 100 दो जगह है। सो जहां पे रूल 98 एंड रूल 100 हो, उनकी एडजुडिकेशंस भी रूल 103 कहता है कि रूल 98 और रूल 100 की जो एडजुडिकेशंस हैं, रूल 103 कहता है ऑर्डर 21 का, दे विल बी कंसिडर्ड एज डिक्रीज। दे आर गिवन द स्टेटस ऑफ डिक्रीज। सो प्लीज रिमेंबर, हमारे पास डीम्ड डिक्रीज के 2 हेड हैं। डीम्ड डिक्रीज एज डिफाइंड इन सेक्शन 22 एंड डीम्ड डिक्रीज इन ऑर्डर 21। In order 21, we can further divide it into 3 parts. Rule 58, Rule 98 and Rule 100, read with Rule 103, which now says that all adjudications under 98 and 100 will be deemed decrees. आदत डालो छोटे छोटे चार्ट बनाने की। छोटे छोटे चार्ट्स कैसे बनते हैं? डीम्ड डिक्री in section 2 clause 2, rejection of plaint section 144, deemed decree order 21, rule 58, rule 98, rule 100, read with इस तरह के ना छोटे छोटे चार्ट्स। ये छोटे चार्ट्स बड़े फायदेमंद होते हैं। कल को एग्जामिनर ने मिस कर गया आपका, बाई चांस आपकी राइटिंग खराब है, जो भी रीजंस है, इस चार्ट को देखते ही वो कहते हैं ये क्या किया इसने, ये चीज तो मैंने ध्यान में नहीं दी थी, बहुत अच्छा एनालिसिस है। तो कई बार ये छोटे छोटे चार्ट, ये बड़े नहीं बनाने, प्लीज डोंट टेक अ होल पेज। जैसे आपका अगर ये आंसर है पूरा, तो एक छोटा सा इस पार्ट में लिख दिया, यहां बना दिया, ऐसे चार्ट बना दिया। मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग स्मॉल चार्ट्स, बहुत फायदा हो जाता है। एग्जामिनर मिस नहीं कर पाता, मिस कर भी जाए तो मिस करने नहीं दोगे आप ऐसी चीजों से। ये ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है जो हम करते हैं। So it shall be deemed to include the rejection of a plaint and determination of any question within section 144. But shall not include, ये भी बताता है कि क्या डिक्रीज नहीं है। जो shall not include का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये डिक्रीज नहीं है। अभी इट इज टू प्री मेच्योर इन सीपीसी। जब मैं एंड में आऊंगा तो मैं बताऊंगा कौन से ऑर्डर्स डिक्री हैं और कौन से ऑर्डर्स डिक्री नहीं है। तो यहां पे हमें सिर्फ वो 2 तरह के ऑर्डर्स बता रहा है जो डिक्री नहीं माने जाएंगे, विच आर एक्चुअली 3 हो गए। एक तो जो मैंने आपको बताया कि सेक्शन 47 वाज डिलीटेड,
तो एनी एडजुडी, तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन 5 नंबर का, विच ऑर्डर्स आर नॉट डिक्रीज एज पर सेक्शन 2(2). फर्स्टली, any adjudication under section 47 is not. Secondly, अब आते हैं क्लॉज ए, but shall not include an adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order. ऑर्डर्स दो तरह के होते हैं. ऑर्डर्स हम आने वाले हैं, आगे अभी आएंगे डेफिनेशन पे तो और डिटेल में बात करेंगे. ऑर्डर्स जो होते हैं वो हम कायदे से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपीलेबल ऑर्डर्स एंड नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स. एज अ जनरल रूल, ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल. हाउएवर, सर्टेन ऑर्डर्स जो कहीं ना कहीं हमारे सब्सटैंटिव राइट्स को टच करते हैं, दे आर अपीलेबल. एज अ रिजल्ट, उनके लिए हमने स्पेशल ऑर्डर बना दिया है, वो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं. ऑर्डर 43 में सारे अपीलेबल ऑर्डर आ जाते हैं. नाउ, अगर कोई ऑर्डर अपीलेबल है तो आप कहोगे ये तो डिक्री हो गई जी. अगर डिक्री का एक इफेक्ट क्या है, अपीलेबल है, तो ये तो ऑर्डर अपीलेबल है तो जी इसको भी डिक्री मानो. नहीं, अगर वो डिक्री की परिभाषा में नहीं आ रहा है, यानी कि जो डिक्री की परिभाषा में नहीं आता है वो ऑर्डर है. ऑर्डर्स इवन अगर अपीलेबल भी हों तो भी वो डिक्री नहीं बन सकते. अगर कोई मेमना शेर की खाल डाल ले, वो शेर नहीं बनेगा. सिमिलरली यहां पे भी इवन अगर एक ऑर्डर अपीलेबल भी है, मियरली क्योंकि अपीलेबल, अपील एज अ राइट है, वो कहेगा जी फिर फर्क क्या रह गया, फिर तो मैं डिक्री बन गया. नो, वेरी क्लियरली इट सेज all appealable orders, even though they are appealable, and one can confuse that hence they are decrees, we should not confuse. Orders are after all orders. Orders will not have all the aspects of the definition of the word decree. That is the reason why if it is not fulfilling the definition of the word decree, even though that order may be appealable by law, by CPC, even then we cannot give it the status of a decree. I hope everybody is clear on this aspect. Second, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो आ सकता है, as per 2(2), which orders are not decrees. यहां दो ही लिखी गई हैं, एक्चुअली 3 लिखनी. पहले आपको लिखना है कि व्हाट आर नॉट डिक्रीज. एक पहले आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन 47, सेक्शन 47 विच हैज बीन रिपील्ड. उसके बाद ऑर्डर्स विच आर अपीलेबल आर नॉट डिक्रीज, मैंने अभी, और उसका रीजनिंग देना है जो मैंने अभी आपको बताया. थर्ड, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट. Any order for dismissal for default. दो वर्ड आ गए, रिजेक्शन, डिसमिसल. तीसरा वर्ड आएगा, हम आगे जाके देखेंगे, ऑर्डर 9 में जाएंगे तो देखेंगे, एक्स पार्टी. डिसमिसल वर्ड यूज्ड है. डिसमिसल वर्ड प्लेंटिफ के लिए होता है, एक्स पार्टे वर्ड डिफेंडेंट के लिए होता है. रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट वॉज अ डिक्री. डिसमिसल ऑफ अ प्लेंट ऑन डिफॉल्ट. अब यहां डिसमिसल ऑफ अ प्लेंट नहीं लिखा है, पर अगर हम ऑर्डर 9 के साथ पढ़ें
तो डिसमिसल के सारे मामले प्लेंटिफ से जुड़े होते हैं। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? डिफॉल्ट कैन बी बिकॉज देयर इज वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ अ सूट और अपील। प्लेंटिफ कहता है जी मैं नहीं आता, प्लेन डाल दिया, वो आ ही नहीं रहा, जो भी रीजन है, बाहर उसकी सुलह हो गई, आता ही नहीं। सो वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिफॉल्ट। सेकंड, नॉन अपेरेंस, ही इज नॉट कमिंग, अटेंड ही नहीं कर रहा। तो ए प्रोसिक्यूट नहीं कर रहा, बी अटेंड नहीं कर रहा। अब कोर्ट थोड़ा ना उसको फोन करेगी, सर आप आए नहीं, क्या बात है, मेरे काम रुका हुआ है, ऐसा थोड़ा ना होता है। सो दैट इज द रीजन वाई डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, चाहे वो नॉन प्रोसिक्यूशन हो या नॉन अटेंडेंस हो, दोनों रीजन हो सकते हैं, और भी रीजन हो सकते हैं, वैसे मोटे मोटे ये रीजन है। ऐसे मामलों में कोई भी मेरिट्स का डिटर्मिनेशन नहीं हुआ, कंक्लूसिवली डिटर्मिन्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज नहीं हुआ। आज प्लेंटिव नहीं आ पाया, हो सकता है बीमार हो, हजार रीजन हो सकते हैं, प्रोसिक्यूट नहीं कर रहा। We are not giving it the status of a decree. So why do not we give it a status of a decree? Because of the basic fact कि उसमें कुछ भी डिटर्मिनेशन नहीं है, पार्टी आई नहीं, पार्टी प्रोसिक्यूट नहीं कर रही, हम उसको फॉर्मल एक्सप्रेशन आफ्टर एडजुडिकेशन बाय अ कोर्ट कंक्लूसिवली डिटर्मिनिंग द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, कुछ भी नहीं है, प्लेंटिफ नहीं आया, बस डिक्री नहीं है। रिजेक्शन और डिसमिसल का फर्क क्या हो गया? रिजेक्शन इज ऑन द ग्राउंड्स विच आर गिवन इन 711, ऑर्डर 7 रूल 11, 6 है, उनका रिजेक्शन टेक्निकल ग्राउंड्स है, रिजेक्शन है, ये डिसमिसल है। डिसमिसल के बहुत सारे वेज आउट हैं, ऑर्डर 9 ही बहुत सारे वे बताता है, सेम कोर्ट भी बीच में ले लेगा आके, हम देखेंगे बाद में। सो आई होप नाउ एवरीबडी इज क्लियर कि कौन सी डिक्रीज है, तो कौन सी प्रिलिमिनरी डिक्री है, कौन सी फाइनल डिक्री है, कौन सी पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल है, कौन सी डीम्ड है, कौन सी डिक्रीज नहीं है। आई होप नाउ एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट। Once we are clear with this concept of decree, and I hope now everybody is clear about decree, मैं एक एस्पेक्ट और बात करना चाहूंगा डिक्री का। The distinction between a void decree and an illegal decree. ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एग्जाम में। 5 marks, 7 marks, even 10 marks. What is the difference between an illegal decree and a void decree? Void का मतलब क्या होता है? Does not exist, non est, है ही नहीं। इलीगल डिक्री का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट लॉ, लॉ के खिलाफ दी गई है, जो चीज है ही नहीं उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो क्या? फर्स्टली। दूसरा,
एक चीज इलीगल कब कब मानी जाएगी? जब कोई रोएगा। अगर दूसरी पार्टी चुप रहे तो इलीगल कैसे पता चलेगा? इसका मतलब है जब तक दूसरी पार्टी आके रोएगी नहीं, वो डिक्री सही डिक्री है. So an illegal decree remains valid, executable, unless and until a party moves the court to declare it as void or set aside the decree. I would like to quote some Supreme Court judgments. Before I come to Supreme Court judgments, पहले और कंसेप्ट समझ लें. इलीगल कौन से मामलों पे हो सकती है? टेक्निकल ग्राउंड्स, लीगल ग्राउंड्स, रेस जुडिकाटा से हिट है, रेस सब जुडिस से हिट है, लिमिटेशन से हिट है. ये सब क्या है? इलीगल ग्राउंड्स. अगर आप चुप रहे, डिफेंडेंट चुप रहता है जी, प्लेंटिफ एक और केस डाल देता है, और केस में पहले उसका केस और कहीं सेम केस चल रहा है, वो चुप रहता है. वो नहीं कहता कि जी वहां पे भी केस चल रहा है सर, सेक्शन 10 रेस सब जुडिस से हिट हो रहा है. वो चुप रहता है. डिक्री पास हो जाएगी. दिस इज द रीजन वाई मैटर्स जो कायदे से टेक्निकल है, रेस जुडिकाटा हो गया, रेस सब जुडिस हो गया, लिमिटेशन हो गया, इस तरह की चीजें, उनको अगर कोई इन्फ्रिंज करता है, उनको फ्लाउट करता है, वो डिक्री इलीगल डिक्री होगी, which can be set aside provided the party objects. void डिक्री क्या है? जो ठीक ही नहीं की जा सकती, जो ab initio गलत है, जो कायदे से एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. कौन सी चीजों में हो सकती है? सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन. पहला, आपकी पावर ही नहीं है कि आप उसको ट्राई कर सको. जब आपकी पावर ही नहीं थी उसको ट्राई करने की, आपने ट्राई कर दिया, इट इज अ नॉन एस्ट डिक्री, इट्स अ वॉइड डिक्री. रेवेन्यू के मैटर पे आपने शुरू कर दिया जी. सेक्शन 5 में हम आगे जाके देखेंगे, सीपीसी में रेवेन्यू मैटर नहीं आते अनलेस कि वो सिविल मैटर से जुड़े हों. आपने रेवेन्यू मैटर डिसाइड कर दिया, आपका लैंड लॉज बड़े स्ट्रांग थे. एक और एग्जांपल लेते हैं. फ्रॉड वॉज प्रैक्टिस्ड अपॉन द कोर्ट. आपको बेवकूफ बना के, कोर्ट को बेवकूफ बना के गलत डिक्री ले ली. दोनों पार्टीज आपस में मिल गई, कॉल्यूजन हो गया, बेवकूफ बना दिया. फ्रॉड दो तरह का होता है, फ्रॉड अपॉन द कोर्ट एंड फ्रॉड अपॉन द पार्टीज. ये भी दो तरह के. फ्रॉड अपॉन द कोर्ट हुआ है अगर, हमेशा वॉइड है वो डिक्री. बेवकूफ बना के आपने लिया मेरे डिक्री, नॉट अलाउड. कहीं भी चले आओ, इमीडिएटली वॉइड, कोई उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे. बट फ्रॉड अपॉन द पार्टीज की अगर मैं बात करूं, जब तक पार्टी आके नहीं रोएगी कि सर मेरे सेट असाइड करो डिक्री, तब तक वो डिक्री सही है. सो वॉइड के अगर हम दो बड़े एग्जांपल्स लें, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन के खिलाफ गया है कोर्ट, ए. बी, द डिक्री हैज बीन पास्ड आफ्टर अ फ्रॉड वाज कमिटेड अपॉन द कोर्ट, वॉइड डिक्री सही है. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इलीगल डिक्री और वॉइड डिक्री क्या होती हैं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये क्वेश्चन. ये मोस्टली किताबों में नहीं लिखी होती ऐसी चीजें, ज्यूरिसडिक्शन में आ जाता है ये पॉइंट. लेट्स क्विकली राइट डाउन, आई वुड लाइक टू डिक्टेट ऑन दिस मैटर. लेट्स क्विकली गो.
A decree which is void ab initio has no existence in the eyes of law. However, a decree passed in violation of rules regarding पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, 3 तरह के जुरिस्डिक्शन होते हैं, पेक्यूनरी, टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर। अगर कोई डिक्री टेरिटोरियल और पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को इन्फ्रिंज करते हुए पास हो गई हो, वो वॉइड नहीं है, इलीगल है। बट सब्जेक्ट मैटर के खिलाफ कोई डिक्री पास हो गई हो, उसका वो पावर ही नहीं थी, उसको उस सब्जेक्ट को टच करने की ही पावर नहीं थी, वो वॉइड है। दैट्स अ वॉइड डिक्री। इसमें जो लीडिंग केसेस हैं उसकी बात करें। वासुदेव धनजीभाई मोदी, वासुदेव धनजीभाई मोदी वर्सेस राजा भाई अब्दुल रहमान, 1971 सुप्रीम कोर्ट। This case was again reiterated later. Rafiq Bibi versus Said Wali Uddin. Rafiq Bibi versus Said, S-A-Y-E-D, Said Wali Uddin, 2004 Supreme Court. In this Rafiq Bibi, Vasudev Dhanjibhai was quoted with approval. I would like to quote in this. The word void means without jurisdiction. Hence, non est, a nullity. If the court passing the decree usurping that jurisdiction, उसके पास वो jurisdiction नहीं है, वो जबरदस्ती ले लेता है। So usurping, जबरदस्ती लेता है, usurping a jurisdiction which it did not have, results in a void decree. तब डिक्री void होती है। A wrong exercise of jurisdiction, jurisdiction है पर गलत यूज हो रहा है, वो नलिटी नहीं है, वो इलीगल है। सो जहां जुरिस्डिक्शन बिल्कुल नहीं है, आपने यूजर्व कर ली, वो नलिटी है। जहां जुरिस्डिक्शन है पर आपने उसको गलत तरीके से यूज किया, वो इलीगल है। चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस LVA दीक्षितलू, DIKSHITULU, दीक्षितलू, 1979 Supreme Court. A decree violating the principle of res judicata or estoppel. A decree violating the principle of res judicata or estoppel is not nullity, is not void. A distinction exists between a decree passed by a court having no jurisdiction and a decree passed by a court not in accordance with the procedure of law. In the earlier case, it is a void proceeding, void decree. In the latter case, it is a illegal decree. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था
I Mathai, I full stop Mathai, Mathai, I Mathai versus Varkey, Varkey, 1964 सुप्रीम कोर्ट. बहुत अच्छी लाइंस हैं इसमें. इसमें यह बोला गया कि टाइम बार्ड सूट यानी लिमिटेशन से बाहर हो चुका है, फिर भी कोर्ट ने डिक्री पास कर दी. क्वेश्चन केम अप बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. Is it a void decree? Is it executable or not? I would like to quote the Supreme Court as it is. क्वेश्चन क्या आया इसमें कि एक डिक्री जो लिमिटेशन पीरियड से हिट हो गई, कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया, लिमिटेशन पीरियड था, उसने पास कर दी डिक्री. अब क्या वो एग्जीक्यूट की जा सकती है? इन अदर वर्ड्स इलीगल है. लिमिटेशन पीरियड था, टाइम था, पर वो एक्सीड कर गया. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? लेट्स रीड दैट. If the suit is barred by Limitation Act and yet the court decrees it, सूट का लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका था, फिर भी कोर्ट ने डिक्री दे दी. The court will be committing an illegality. The court will be committing an illegality, and hence the aggrieved party would be entitled, to have the decree set aside by preferring an appeal. अब पार्टी का दूसरी पार्टी का राइट हो गया कि उसको सेट असाइड करा दे कि सर ये डिक्री गलत है. अब इसकी जो अगली लाइंस हैं वो इसका क्रक्स है. आई एम कोटिंग दिस. इफ द पार्टी एग्रीव्ड does not take appropriate steps, aggrieved पार्टी चुप रहती है, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं करती है. So if the party aggrieved does not take appropriate steps to have that error corrected, the erroneous decree will hold good. अगर आपने चैलेंज ना किया तो वो एरोनियस डिक्री जो है, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड से हिट हो गई है, वो सही रहेगी. इट विल होल्ड गुड एंड विल नॉट बी ओपन टू चैलेंज. And will not be open to challenge on the basis that it is a null decree. Void decree नहीं मानी जाएगी बाद में. So please remember, an illegal decree remains executable unless and until the party objects. Void decree तो है ही नहीं. जैसा कि मैंने बोला, कौन से ग्राउंड्स पे वॉइड हो सकती है, कौन से जुरिस्डिक्शन के खिलाफ अगर कोर्ट ने दे दिया, जो जुरिस्डिक्शन उसका है ही नहीं. कौन सा ऐसा होता है? सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन. इस पे बहुत जजमेंट्स आई हैं, 2019 की भी है. सब जजमेंट्स हैं कि 3 टाइप की. हम जुरिस्डिक्शन पे आएंगे आगे, इसके बाद बात करेंगे डिटेल में. अभी मैं सिर्फ डिक्री की बात कर रहा हूं. सो प्लीज रिमेंबर, a void decree is void, ab initio void. कौन से मामलों पे हो सकती है? ए, सब्जेक्ट मैटर. मेरा सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है ट्राई करने का, मैंने ट्राई कर दिया, void डिक्री है, बेकार है, जीरो है. या फिर डिक्री तो पास कर दी, बाकी सारे पैरामीटर सही थे, बट देन आई became a subject of fraud. I means court. The parties defrauded me. तब भी, you know what is a law on fraud? ये एक अगेन 5 नंबर का छोटा क्वेश्चन है. Discuss the effect of fraud
on a decree passed by a court. Fraud vitiates a decree. To the level of a void decree. Do you agree with this statement? Critically examine or give reasons for your answer. इसके ऊपर मैं कोट करूंगा एसपीसी नायडू वर्सेस जगन्नाथ 1994 सुप्रीम कोर्ट. इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. गॉन आर द डेज जब सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चंस एलएलबी स्टाइल आते थे. दीज आर द क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं. आने शुरू हो गए हैं. 2 साल से देख रहा हूं मैंने भी अपनी टीचिंग का बहुत चेंज किया. उसके मुताबिक आई कैन इमीडिएटली सी. पहले भी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाता था. अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं कोई कोने काटूं. I really marvel at those academies जो 3 महीने में 2 महीने में सीपीसी खत्म. 6 महीने लगते हैं क्योंकि एक एक बाल की खाल निकालनी है. एक बार आपकी ये मास्टरी हो गई, पेपर 1 जो सबके लिए एक बहुत ड्रेडेड मॉन्स्टर, एक हवा होता है, वो आपका एक्लीज हील नहीं बनता, वो आपका स्ट्रेंथ बन जाता है. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, जब आप इंटरव्यू में जाते हो सारे यही क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं. आप लोगों ने मेहनत करके प्रीलिम्स पास कर लिया, मेंस पास कर लिया. इंटरव्यू इज योर एसेट टेस्ट. इंटरव्यू के अंदर दे आस्क यू एनीथिंग फ्रॉम एनीथिंग. कोई सिलेबस नहीं है वहां. 5 ऑनरेबल जजेस बैठे होते हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन या मेंबर बैठे होते हैं, 9 लोग बैठे होते हैं. डोंट एक्सपेक्ट वेरी बच्चों वाले क्वेश्चंस. और जो स्टैंडर्ड में अब देख रहा हूं, जो पिछले 2 साल से, मैं लिटरली हिल गया था जब मैंने देखा कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. 2011 से जज बना रहा हूं मैं. आई हैव सीन द जर्नी. मैं देखता था कि पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते थे, अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. सो जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन अ जजमेंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ फ्रॉड ऑन अ डिक्री. लेट्स राइट डाउन क्विकली. जैसे कि मैंने बोला, एसपीसी नायडू वर्सेस जगन्नाथ. एनी जजमेंट और डिक्री obtained by playing fraud on the court is a nullity. इस टॉपिक को आप ऐसे डील करो, आप पहले लिखो, fraud in a judgment or decree can be divided into 2 parts. Fraud played upon the court, fraud upon the parties. First we discuss fraud upon a court. और अब ये judgment लिखो. So, any judgment or decree obtained by playing fraud on the court is void, does not exist, is non-est in the eyes of the court. Right from the lowest court to the Supreme Court, it will be treated as a nullity. It can be challenged at any point of time, even in collateral proceedings. It can be challenged and it will be set aside.
However, there is a distinction between fraud played upon the courts and fraud played upon the parties. Where fraud is practiced upon the parties, the decree is not void ab initio. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. If fraud is played upon a code, it is a void proceeding ab initio. Throw it into the dustbin. But if fraud is played upon a party, the party must initiate proceedings to set aside a decree. ये फर्क है. Also, I have another judgment. Indian Bank versus Satyam Fibers, 1996 Supreme Court. The judiciary in India, I'm quoting the judgment. The judiciary in India possesses inherent powers under Section 151 CPC to recall a judgment or order if there was fraud played upon the court. However, in cases of fraud upon a party to a suit or proceedings, the court may direct the affected party to file a separate suit for setting aside the decree obtained by fraud played upon the parties. So now we are through with the topic of decree. हमने 2-3 दिन लगा दिए सिर्फ सेक्शन 2.2 पे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल बैकबोन है सीपीसी का. हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे हैं, डिक्री के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्लासेस ऑफ डिक्रीज, और आज हमने सारी क्लासेस को खत्म किया. सो टुडे वी आर थ्रू विद सेक्शन 2 क्लॉज 2. नेक्स्ट टाइम आई टेक अप decree, judgment, order. Next time I take up judgment and order, and then in तीनों का comparison. Thank you. God bless.